आज का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ईयर के जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। एनाटॉमी यानी बायो साइंस के ज़बरदस्त क्वेश्चन सेल और सेल डिवीजन के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल डिवीजन दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पूछ दे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस बार कि सेल और सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए देखिए, सेल के बारे में पहले यहाँ पे जानिए। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में जो है की, समझ गए। तो सबसे पहला याद रखिए कि सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 ईस्वी में किया गया, समझ गए। चलिए, कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई स्ट्रक्चर यूनिट है। देखिए, सेल जो होता है बॉडी में फंक्शनल कार्यों को भी करता है और स्ट्रक्चरल कार्य को भी करता है, मतलब बनावटी को भी यह करता है और क्रियात्मक कार्यों को भी संपादन करता है। ठीक है, इसलिए कोशिका को जो है शरीर का सबसे जो है सूक्ष्मतम, सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप सभी के लिए एकदम अच्छा से लिखा गया है, पॉइंट बाय पॉइंट में ध्यान से देखिए। शरीर में अनेक सेल्स मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। देखिए, शरीर में जो है, अभी हम लोग सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है सेल के बारे में जानिए कि सेल को जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है नामकरण किया, ठीक है। और जो है सेल जो है क्या होता है, शरीर के सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। उसके बाद जो सेल है आपका, वो सेल जो है मिलकर, अनेकों सेल मिलकर हमारे शरीर में टिश्यू का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है विभिन्न टिश्यू मिलकर शरीर का तथा अंगों से मिलकर जो है तंत्र का निर्माण होता है। जैसे विभिन्न टिश्यू मिलकर क्या होता है, शरीर के अंगों का निर्माण करता है, और विभिन्न अंग मिलकर जो है शरीर का निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है, समझ गए। जैसे हमारे बॉडी में आप क्या समझ लिए, मतलब बिना कोशिका के शरीर संभव नहीं है, बिना टिश्यू के शरीर संभव नहीं, बिना कोशिका के जो है टिश्यू नहीं होगा, और टिश्यू के बिना शरीर नहीं होगा। तो मतलब क्या समझे कि जो सेल है, वो सेल जो है सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है और संरचनात्मक होती है, जो मिलकर, जो अनेकों कोशिका, लाखों कोशिका मिलकर जो है टिश्यू का निर्माण करता है, और अनेकों जो टिश्यू, जो ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो है शरीर का मिलकर निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ समझ गए। और अनेक अंग जो है क्या होता है, मिलकर एक तंत्र का निर्माण करता है। एक समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर को, कोशिका की स्ट्रक्चर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कोशिका के बारे में लगभग हल्का फुल्का जान गए हैं कि क्या होता है, कौन नाम दिया, कोशिका होता क्या है वो जान गए। अब हम लोग चलते हैं इसके संरचना के बारे में। किसके बारे में, संरचना के बारे में, कि जो कोशिका है, सेल है, कैसे बनता है, समझ गए। चलिए देखिए, तो यह जो है सेल को मुख्यतः समझने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सेल को जो है बनावटी जो है 3 भागों में होता है। कौन से तीन भाग है, देख लीजिए। पहला यहाँ पे देखिए आप लोग, जो पहला भाग है कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन होता है। पहला जो कोशिका का भाग होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा भाग होता है साइटोप्लाज्मा का, समझ गए ना, साइटोप्लाज्म का, या इसी को जो है ऑर्गेन सेल बोलते हैं, समझ गए। कोशिकीय अंग बोलते हैं, या कोशिका द्रव बोलते हैं, या जीव द्रव बोलते हैं, समझ गए। और तीसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, समझ गए। तो इतना आपको जरूर जानना चाहिए कि सेल जो है 3 भागों में बंटा होता है, 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव, और तीसरा केंद्रक। के तीनों से मिलकर जो है सेल का निर्माण होता है, समझ गए, स्ट्रक्चर में। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका ये सेल का चित्र है। ऐसे ही कुछ जो है सेल जो है शरीर में, ये तो बड़ा ना है दिखाया गया है, बट सेल जो है बहुत छोटा होता है, समझ सकते हैं। अब देखिए सेल में जो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव जो है आपका, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये बीच वाला जो रंग देख रहे हैं ना, ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये सब क्या है आपका, जो यहाँ पे जो अस्तर को, लेयर को रंग पेंट किया गया है। तो ये जो अस्तर आप कटा हुआ जो अस्तर देख रहे हैं, तो ये साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव या जीव द्रव, समझ गए, या कोशिकीय अंग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, केंद्रक देखे हैं। ये आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, जो कि कोशिका के बीच में होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला, जो जिसको जो है
कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और हम लोग देखे हैं सेल मेम्ब्रेन, देखे हैं, देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो भाग होता है कोशिका का, ऊपर वाला जो लेयर है ये कोशिका झिल्ली होता है, समझ गए, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये जान गए। और एक चीज़ हम लोग को जो है और जानना था, लास्ट वाला न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो केंद्रक ये हो गया, ठीक है, जीव द्रव आपका ये हो गया, और सेल जो हो गया सेल मेम्ब्रेन ऊपर वाला हो गया। तो यही तीनों से मिल के जो है आपका क्या है कोशिका बनता है, समझ गए। बाकी ये जो बुनका बुनका आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये बुनका बुनका काला काला जो हल्का हल्का बुनका यहाँ पे दिख रहा है, ये सब ये बुनका क्या है आपका लाइसोसोम है, क्या है राइबोसोम है, ये बुनका सब क्या है राइबोसोम है, समझ गए। और ये आपका क्या है लाइसोसोम है, ये क्या है आपका लाइसोसोम है, ये क्या है लाइसोसोम है, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, समझ गए। ये वाला क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ रहे हैं ना। चलिए, और ये आपका क्या है गोल्गी बॉडी है, समझ गए। ये क्या है गोल्गी काय है, समझ गए, जो कि कोशिका में होता है। तो ये सब चीज़ को समझ गए। चलिए, फिगर बना दीजिएगा अगर रचना पूछेगा तो, समझ गए। तो आप लोग क्या समझ गए, कोशिका की रचना 3 भागों में बांटा गया है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा जो है कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस यानी केंद्रक, समझ गए तीनों के बारे में। चलिए, अब तीनों के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई ये कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है, समझ लीजिए। देखिए, पहला सेल मेम्ब्रेन है, देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन यह पतली झिल्ली के रूप में सेल के बाहर चारों तरफ स्थित होता है। आप लोग अभी ऊपर देखे हैं, लगभग एक कवर करने का काम करता है, ठीक है। ये जो पीला वाला देख रहे हैं ना, ये जो पीला वाला आप देख रहे हैं ऊपर से, यही सेल मेम्ब्रेन होता है, समझ गए। यही आपका कोशिका झिल्ली है, समझ गए, जो कि कोशिका को क्या, यह पतली झिल्ली होता है और ये सेल के चारों तरफ से है, देख रहे हैं पीला वाला, ठीक है ना। तो ये समझ गए। चलिए, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब जो है एक आकार देने में, एक जो है शेप में बनाने में जो कोशिका झिल्ली है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, समझ गए। चलिए, कोशिका झिल्ली ब्लड से पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन एवं ऑक्सीजन ग्रहण करती है तथा अपशिष्ट CO2 बाहर निकालती है। कोशिका झिल्ली का और क्या काम है कि जो भी कोशिका जिंदा कब रहता है, जब उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व या ब्लड में जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो क्या करता है, ग्रहण करता है कोशिका झिल्ली, जो कि कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी भाग है किसका, कोशिका का। अब ये जो है अच्छे अच्छे चीज़ों को जो है ग्रहण करके कोशिका के अंदर पहुंचाता है केंद्रक में, ठीक है। और बाकी जो ऑक्सीजन छोड़ता है आदमी, तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली क्या करता है, निकालने का कार्य करता है। तो आप लोग कोशिका झिल्ली के बारे में क्या समझ गए कि कोशिका झिल्ली जो है एक स्ट्रक्चर, सेल को स्ट्रक्चर देने में मदद करता है, ये चारों तरफ से स्थित होता है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद जो है यह क्या करता है, पोषक पदार्थ और ब्लड से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल का आकार प्रदान करता है और स्थिति जो है इसका चारों तरफ से बना के रखता है, समझ गए। चलिए, अब देखिए इसका कार्य देख लीजिए। अब हम लोग देख लिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो कोशिका झिल्ली के फंक्शन देखिए, कार्य देखिए, ठीक है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन कोशिका की इंटरनल स्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन चूंकि कोशिका के सबसे बाहरी लेयर है, अब ये बाहरी लेयर है तो क्या करता है ये कि अंदर वाला जो भी स्ट्रक्चर है सेल का, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, समझ गए ना। चलिए, दूसरा है यह सेल को निश्चित आकृति प्रदान करता है। अब यह एक झिल्ली नुमा होता है, तो ये झिल्ली नुमा होता है तो उसके अंदर जो भी कोशिका द्रव है, जो भी चीज़ें हैं सेल के अंदर, उस सब को जो है एक स्थिति और एक आकृति प्रदान करता है, जिससे कोशिका जो है अपने स्थिति पर जो है स्थिर रहता है, समझ गए, इसी कोशिका झिल्ली के कारण ही, समझ गए। तीसरा है यह झिल्ली कोशिका की प्रामाणिकता को रेगुलेट करती है। यह झिल्ली जो है कोशिका के जो है परमिएबिलिटी, समझ गए ना, परमिएबिलिटी को रेगुलेट करती है, मतलब जो है ऑक्सीजन लेना, खाद्य पदार्थ लेना, पोषक तत्व लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका से बाहर निकालना, ये सब जो है काम ये करती है कोशिका झिल्ली, समझ गए। तो इतना कार्य है, याद रखिएगा कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कोशिका द्रव है या जीव द्रव एवं कोशिका अंग, समझ गए, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं या इसी को ऑर्गेन सेल्स बोलते हैं, समझ गए, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, समझ गए। अगर आपसे पूछ देगा कोशिका द्रव क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है या कोशिकांग क्या होता है, तो सबका मतलब एक ही होता है। देख लीजिए कि साइटोप्लाज्म के मतलब क्या होता है, समझ गए। ये दूसरा जो है पार्ट होता है कोशिका का, ठीक है। देखिए,
सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं केंद्रक के सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाला रंगहीन कलरलेस चिपचिपा एवं अर्धपरागमय पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। देखिए यह द्रव है, जीव द्रव, कोशिका द्रव है या कोशिकांग है। तो ये क्या होता है, चूंकि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी वाला है पार्ट कोशिका का, तो ये जो होता है केंद्रक, समझ गए ना। अब ये बीच वाला भाग इसको समझिए, किसको, सेल जो आप कोशिका द्रव देख रहे हैं साइटोप्लाज्म, इसको जो है कोशिका के बीच वाला भाग समझिए तो याद होने में आसान हो जाएगा। बीच वाला भाग कैसे कि बाहरी वाला सेल मेम्ब्रेन और अंदरूनी वाला जो है केंद्रक है, तो इसके बीच में जो कलरलेस रंगहीन चिपचिपा जो पदार्थ है वही आपका क्या होता है, कोशिका द्रव होता है या जीव द्रव होता है, समझ गए ना, या कोशिकांग होता है, समझ गए, पूरे कोशिका में होता है। तो इसी से जो है आप इसको समझ जाएंगे, समझ गए। चलिए, साइटोप्लाज्म में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कोशिका अंग मतलब साइटोप्लाज्म यानी ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, समझ गए। देखिए अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि सेल जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म जो हम पढ़ रहे हैं इसको जीव द्रव, कोशिका द्रव या कोशिका अंगक भी इसको कहा जाता है। अब कोशिका अंगक है तो कोशिका में कोशिका का अंग है, तो इसमें जो है विभिन्न अंग पाया जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसमें अलग अलग अंग पाया जाता है, यहीं पे जो है अलग अलग अंग अवस्थित होता है। जैसे देख लीजिए फिगर में, फिगर से समझ लीजिए। देखिए ये आपका टोटल कोशिका है, ये क्या है, टोटल कोशिका है, समझ गए। इसके बाहर वाला जो परत है यह हो गया सेल मेम्ब्रेन जिसके बारे में पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बीच अंदर बीच वाला जो है ये आप कलरलेस देख रहे हैं ना, ये अस्तर जो कलर किया हुआ है, ये कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये हल्का हल्का वाइट कलर से और मतलब क्या स्काई कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बीच में एक कलर पूरा देख रहे हैं ना, ये वाला इसके अंदर ये जो है आपका जीव द्रव है, रंगहीन है, जिसको आप जो है ये नहीं कर सकते, अर्धपरागमय है, मतलब इससे जो है किसी चीज़ को जो है गुजर सकता है, लाइट वगैरह, समझ गए, ऐसा इसका कलर है। यह रंगहीन चिपचिपा होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं। और इसी में जो होता है कोशिका का विभिन्न अंग होता है, जैसे गोल्गी काय है, ठीक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है, उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब जो है आपका कोशिका अंगक में ही होता है, यानी साइटोप्लाज्म में ही होता है, यानी कोशिका द्रव में ही होता है, जो तैरता रहता है। देख सकते हैं ना, तैर रहा है ना, ये सब क्या है, तैर रहा है ना इसमें, तो यही सब जो है आपका हो जाता है कोशिका अंगक, समझ गए। और बीच वाला जो ये सब जो आपका रंगहीन दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट रंगहीन दिख रहा है ना, यही आपका कोशिका द्रव हो जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब देख लीजिए कि इसमें जो है कौन कौन से अंग होते हैं। तो आप तो ये समझ गए ना साइटोप्लाज्म के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एवं केंद्रक के चारों तरफ, समझ गए ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और केंद्रक के चारों तरफ यानी बीच में केंद्रक के चारों तरफ यानी कोशिका के बीच में जो रंगहीन चिपचिपा और अर्धपरागमय जो पदार्थ होता है वही जो है कोशिका द्रव होता है। चीज़ को समझ गए। चलिए, कोशिका द्रव या जीव द्रव होता है। साइटोप्लाज्म में निम्नलिखित जो है संरचनाएं पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे कोशिका अंगक कहते हैं, समझ गए। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, समझ गए। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो होता है कोशिका अंग जो होता है, देख लीजिए ये आपका कौन कौन से ऑर्गेन होता है, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बता दिया, राइबोसोम ये भी है, अंतःप्रद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होता है, गोल्जी काय होता है यानी गोल्जी एपार्टस होता है, लाइसोसोम होता है और सेंट्रोसोम होता है, समझ गए। मतलब आप लोग ये सब जितना भी नाम सुनते हैं ना, ये आपका कोशिका का अंग होता है जो जीव द्रव में उपस्थित होता है, यानी कोशिका द्रव में ये सब उपस्थित होता है, ये सब कोशिका में तैरते रहता है जीव द्रव में, समझ गए। तो चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, बिल्कुल सही है, जानते ही हैं, क्योंकि इसके द्वारा एटीपी का निर्माण एवं संग्रह किया जाता है। अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि एटीपी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को भी जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या एनर्जी गृह कहते हैं, समझ गए। तो इतना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख दीजिएगा कि यह एटीपी का निर्माण एवं संग्रह करता है और इसे जो है पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, समझ गए। चलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, समझ गए। चलिए अब इसका कार्य देख लीजिए।
कार्य क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ग्लूकोज उपापचय एवं यह मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज का उपापचय करता है, समझ गए, एवं एटीपी का निर्माण एवं संग्रह करता है। तो आप लोग जान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का दो कार्य, एक ग्लूकोज का उपापचय करता है, ठीक है, और एटीपी का निर्माण व संग्रह करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए ये मैं विस्तृत से बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए कोशिका के बारे में, ठीक है, क्योंकि कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। ओके चलिए, राइबोसोम है, रॉबर्ट ने इन्हें राइबोसोम नाम दिया। ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचनाएं हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी एवं गुच्छे के रूप में होती है। इसके अंदर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना, होती है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है, समझ गए। देखिए राइबोसोम जो होता है, तो रॉबर्ट ने इन्हें राइबोसोम नाम दिया। ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला प्रोटीन की बनी हुई छोटी छोटी संरचना होता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के बना हुआ छोटा छोटा संरचना होता है, और यह माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी होती है, लेकिन यह गुच्छा में होता है, समझ गए ना। गुच्छा मतलब कहा जाए तो एक गुच्छा में होता है, और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया से छोटा होता है। देख लीजिए कि राइबोसोम कहाँ पे है, देखिए लीजिए यहाँ पे फिगर में ही देखिए राइबोसोम कहाँ पे है, देख लीजिए राइबोसोम कहाँ पे है, समझ गए ना। देखिए ये राइबोसोम है, जो ब्लैक ब्लैक बूंदा बूंदा जो देख रहे हैं यही आपका राइबोसोम है, जो कि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, ए वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से तो ये सब छोटा है ही, बहुत छोटा है, लेकिन यह गुच्छा में होता है, समझ गए। इसका काम क्या है कि प्रोटीन का निर्माण करना, समझ गए। किसका, राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन का निर्माण करना। ओके समझ गए। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर जो होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण करना। अब ये जो राइबोसोम होता है इसके अंदर में क्या होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जिसका मुख्य कार्य ही होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। तो सिर्फ याद रखिए कि राइबोसोम को जो है रॉबर्ट ने राइबोसोम नाम दिया, और यह माइटोकॉन्ड्रिया से छोटी होती है, और यह गुच्छे में होती है, और ये जो है इसमें राइबोसोम में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जिसका काम होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। समझ गए चीज़ को राइबोसोम के बारे में। चलिए अब यहाँ पे देखिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन भी कहा जाता है। अंतःद्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, समझ गए। देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग देखने वाले हैं राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह, समझ गए ना, ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन नया क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किससे कहा जाता है, तो राइबोसोम को, समझ गए, कोशिका में, समझ गए। चलिए अब हम लोग तीसरा जो कोशिका अंग देखने वाले, ये सब हम लोग साइटोप्लाज्मा का भाग देख रहे हैं, कोशिका द्रव, जीव द्रव या कोशिका अंग के भाग देख रहे हैं, समझ गए। तो दो भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा भाग हम लोग देखने वाले हैं अंतःद्रव्यी जालिका, समझ गए, अंतःद्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीसरा है। तो चलिए हम लोग अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में देखते हैं, समझ गए। चलिए यह समानतः दो प्रकार के होती है। अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका होती है, समानतः जो है इंडो रेटिकुलम जो होता है आपका, यहाँ पे देखिए ना, ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह आपका दो प्रकार के होता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका समानतः दो प्रकार की होती है, समझ गए। पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, स्मूथ, समझ गए ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ठीक है। और जो है यही जो है आपका होता है दो चीज़ें हैं, समझ गए, मात्र दो चीज़ें याद रखिए। अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका होती है वह दो प्रकार के, एक चिकनी और एक जो है खुरदुरी, समझ गए। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखिए, समझ गए। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कोशिका में, तो सीधा कह दीजिएगा कि यह कोशिका का एक जो है अंग होता है, जो कोशिका द्रव या जीव द्रव में पाया जाता है, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक चिकना होता है और एक रुखरा खुरदुरा होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोशिका अंग के भाग में गोल्जी उपकरण, समझ गए, क्या चीज़, गोल्गी एपार्टस, गोल्जी उपकरण, समझ गए। देख लीजिए गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय आप अगर पूछेगा तो क्या होता है, देख लीजिए। यह प्रोटीन एवं लिपिड पैकिंग तथा परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायक है, इसलिए इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कि चिट्ठी पत्री को या कोई भी सामान कहीं से कोई भेजता है तो उसको जो है लोगों तक भेजना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आपका गोल्जी काय होता है, जो आपका गोल्गी एपार्टस होता है, उसका काम होता है कि जो भी प्रोटीन है, जो भी लिपिड है, उसके जो है पैकिंग करना और तथा परिवहन करना में जो है इसको सहायक करता है। मतलब प्रोटीन
प्रोटीन और लिपिड का जो है परिवहन करता है, पैकिंग करता है, परिवहन करने में सहायक करता है। कौन? गोल्गी एपार्टस। इसीलिए जो है इसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। जिस तरीका से पोस्ट ऑफिस में सामान को इधर से उधर भेजा जाता है, उसी प्रकार से गोल्गी काय भी जो है क्या करता है कि जो कोशिका में जो लिपिड होता है, जो प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है कि इसको जो है परिवहन करने में सहायक करता है, मतलब इधर से उधर भेजने में सहायता करता है। कौन? गोल्गी काय। समझ गए? चलिए, तो राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम को प्रोटीन का जो है प्रोटीन का जो है घर कहा गया है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे जो आप चौथा देख रहे हैं, इस गोल्गी काय को जो है सेल का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। समझ गए? जो लिपिड और प्रोटीन को परिवहन करता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब यहाँ पे अगला पार्ट देखिए, लाइसोसोम ए गोल्जी उपकरण। समझ गए? ये लाइसोसोम जो होता है, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, एक गोल्जी उपकरण या गोल्गी एपार्टस द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में अपने अंतः पदार्थ को भी पचा जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं राइबोसोम में और बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं लाइसोसोम में। समझ गए? तो बहुत लोग जो है राइबोसोम और लाइसोसोम में क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वह क्या करता है कि वह आपका जो है प्रोटीन का जो है ज़्यादा निर्माण करता है। समझ गए? कौन? राइबोसोम, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है राइबो न्यूक्लियो जो है चीज़ें होता है, जिसके कारण प्रोटीन का राइबोसोम निर्माण करता है। बट जो लाइसोसोम होता है, यह क्या करता है, जो भी पदार्थ इसके आसपास आता है उसको ये भक्षण कर जाता है। समझ गए? मतलब यह जो है गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं। एक क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है, यह झिल्ली युक्त एक गोला होता है जो कोशिका द्रव्य में होता है, और इसके विशेष परिस्थिति ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर ये क्या होता है कि अपने अंदर में जो है अपने अंदर में जो है कुछ पदार्थों को जो है भक्षण कर लेता है, पचा देता है। इसीलिए जो है इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। समझ गए? मतलब आत्मघाती के मतलब क्या होता है कि खुद को जो है मारना। तो ये जो लाइसोसोम भी जो होता है ना, तो अपने जो भी कुछ पदार्थ होता है वो अपने पदार्थों को भी क्या करता है, यह पचा देता है। समझ गए? तो यही जो है आपका लाइसोसोम होता है। समझ गए? जो कि झिल्ली युक्त गोलाकार एक रचना होता है जो कि कोशिका द्रव्य में होता है। चीज़ को समझ गए? चलिए, जो अपने पदार्थों को क्या करता है, पचा देता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। समझ गए? लाइसोसोम का कार्य देख लीजिए यहाँ पे। लाइसोसोम के कार्य, अंतःकोशिकीय पाचन। यह क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब यह अंतःकोशिकीय पाचन करता है। समझ गए? यह जो है स्वभक्षण, मतलब यह फैगोसाइटोसिस होता है, स्वभक्षण होता है, स्वयं को यह भक्षण कर लेता है। समझ गए? ऑटोलाइसिस, यह जो है ऑटोलाइसिस होता है। और चौथा जो है यह ऑस्टियोजेनेसिस होता है। समझ गए? तो ये जो है आपका होता है, याद रखिएगा, लाइसोसोम जो होता है स्वभक्षण होता है, स्वपाचन होता है। समझ गए? ऑटोलाइसिस होता है, ऑस्टियोजेनेसिस होता है, और अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसका कार्य क्या होता है लाइसोसोम का, कि यह कोशिका को अपने अंदर पाचन कर लेता है, ठीक है, यह स्वयं को भक्षण कर लेता है, ठीक है। ऑटोलाइसिस होता है इसका काम, ठीक है, और इसका यह काम होता है कि ऑस्टियोजेनेसिस करने का इसका काम होता है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम का कार्य लिख दीजिएगा, होता क्या है वो लिख दीजिएगा। समझ गए? चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम्स। क्या देखते हैं? सेंट्रोसोम्स। इसका जो है छठा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, सेंट्रोसोम्स। समझ गए? सेंट्रोसोम्स जो होता है, यह सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियल्स स्थित होती है। समझ गए? एक सेंट्रोसोम एक कोशिका के भाग होता है अंदर, कोशिका द्रव्य वाला। समझ गए? तो जो कि एक कोशिका द्रव्य में जो होता है सेंट्रोसोम्स, तो ये एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियल्स होता है। क्या होता है कि एक सेंट्रोसोम जो होता है उसमें 2 सेंट्रियल्स स्थित होते हैं। समझ गए? सेंट्रोसोम से ही सेंट्रियल्स बना है, याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन चक्र का नियमन करता है, सेल डिवीजन साइकिल का नियमन करता है, ठीक है। देखिए, जो सेंट्रोसोम्स जो देख रहे हैं ना, यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब जानवरों के कोशिका में पाया जाता है। यानी सेंट्रोसोम्स जो है मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन के चक्र को नियमन करता है, मतलब चलाता है कोशिका विभाजन में। और सेंट्रोसोम्स जो है क्या होता है, यह एनिमल सेल में पाया जाता है। समझ गए? चलिए, इसका कार्य क्या है देख लीजिए।
विभाजन के समय सेंट्रियोल्स द्वारा वक्र तंतुओं का डिवीजन होता है। समझ गए, मतलब ये जो सेंट्रियोसोम्स जो देख रहे हैं ना, ये सेंट्रियोसोम्स का काम होता है कि विभाजन करना, और विभाजन में जो सेंट्रियोसोल्स होता है उसको जो है वक्र तंतुओं का डिवीजन होता है इसके उपरांत ही। समझ गए, तो ये याद रखिए सेंट्रियोसोम्स का ज़्यादा जो है मानव में इसका उपयोग नहीं है, ये एनिमल सेल होता है। समझ गए, चलिए तो आपका जो है जो आप साइटोप्लाज्म जो देख रहे थे, साइटोप्लाज्म जो देख रहे थे ये आपका समाप्त होता है। इसमें 6 भाग था, 6 अंग था, जिसको जो है कोशिका अंगक भी कहते हैं साइटोप्लाज्म को, या कोशिका द्रव कहते हैं, या जीव द्रव कहते हैं, जिसमें 6 अंग था जिसको हम लोग देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदबी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, सब चीज़ देख लिए हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट वाला जो है जो केंद्रक है, 3 पार्ट था कोशिका के, तो 2 पार्ट तो देख लिए, दूसरा पार्ट बड़ा था उसमें और सारे अंग था। अब तीसरा है केंद्रक। केंद्रक देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है देख लीजिए। न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो कोशिका का जो केंद्रक का खोज है वो, देखिए कोशिका का नामकरण रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस की खोज जो है, कोशिका के केंद्रक का जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है श्रेय। समझ गए, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंगक लार्जेस्ट ऑर्गेन होता है। जो कोशिका केंद्रक जो होता है यह कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट न्यूक्लियस के बारे में। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन बॉडी की समस्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन मनुष्य की एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देखिए ऐसे मनुष्य में जो भी कोशिका है, क्योंकि कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है, तो जो भी कोशिका है सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। बट जो लाल रक्त कोशिका है, जो आपका आरबीसी वाला जो सेल है ना, जो ब्लड सेल है आरबीसी वाला लाल रक्त वाला, वो जो जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसमें जो है यह जो है केंद्रकहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। आरबीसी इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा कि आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। समझ गए, चलिए न्यूक्लियस कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। देखिए जो कोशिका में जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, यह जो है कोशिका के सभी कार्यों को जो है क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है, और इसीलिए यह जो है न्यूक्लियर में होता है, केंद्रक में होता है, सेंटर में होता है। समझ गए ना, तो केंद्रक के बारे में ये सब देख लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, केंद्रक के भीतर विद्यमान द्रव को केंद्रीय द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखिए अब जो है केंद्रक के बाहर जो द्रव होता है उसे तो हम कोशिका द्रव या जीव द्रव या कोशिका अंगक बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोशिका के केंद्र में जो द्रव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय द्रव बोलते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ लिखिएगा, हम लोग तोड़ तोड़ के इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं। समझ गए, न्यूक्लियस केंद्रक के भीतर धागे नुमा अवयव उपस्थित होते हैं जो मुख्यतः प्रोटीन से निर्मित होते हैं। धागे की इन गुच्छों को क्रोमेटिन या गुणसूत्र कहते हैं। देखिए जो कोशिका होता है, कोशिका के भीतर जो है केंद्रक भी होता है, केंद्रक द्रव भी होता है, और जो है धागे नुमा जो है रचना होता है। समझ गए, केंद्रक के अंदर धागे नुमा अवयव उपस्थित होता है जो मुख्यतः प्रोटीन के बना होता है, और इन धागे नुमा जो गुच्छा होता है इसी को हम लोग क्रोमेटिन या गुणसूत्र कहते हैं। समझ गए, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र कहाँ पे होता है। तो गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्र में होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। जो धागे नुमा गुच्छा होता है वही जो है क्या होता है, आपका गुणसूत्र या क्रोमेटिन होता है। समझ गए चीज को, चलिए ये सब लिख दीजिएगा, टेंशन नहीं लेने का। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, मतलब गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जोड़े में कहा जाए तो 23 पेयर। समझ गए, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी गढ़ी गोल संरचना होती है जो केंद्रिका कहलाती है। अब देखिए केंद्रक के अंदर भी एक जो है केंद्रक होता है, एक सेंटर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। समझ गए, तो आप लोग याद रखिएगा केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, कोशिका का, ये सब चीज़ समझ गए। चलिए ये होता है यहाँ पे आपका कोशिका के बारे में संपूर्ण डिटेल समाप्त। अब हम लोग चलते हैं कोशिका विभाजन के ऊपर। देख लीजिए कोशिका विभाजन किससे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन। ठीक है, और इसका प्रकार, चलिए हम लोग सेल डिवीजन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए
कोशिका अविभाजन मतलब सेल का टूटना, सेल का टूटना ही क्या है, विभाजन, समझ गए। तो जब कोई एक चीज़ जब टूटता है, विभाजन होता है, तो यह एक प्रक्रिया के तहत होता है। तो इसी प्रकार से सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, समझ गए। कोशिका विभाजन एक क्या है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी नए कोशिकाएं का निर्माण करती हैं, समझ गए। क्या है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, कोशिका विभाजन एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जो भी कोशिकाएं हैं टूटता है तो अपने जैसे नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। चीज़ को समझ गए। चलिए, एक कोशिकाएं गुण और आकार में एक समान होती है, और ये जो कोशिका टूट टूट के जो है नए कोशिका का बनाता है ना, तो जो नया कोशिका बनता है यह गुण में और आकार में जो है समान होता है। अपने जो भी टूटकर जो कोशिका बनता है ना, वो अपने जैसे एक दूसरे से समान होता है, समझ गए। समान गुण वाली एक समान आकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती है, ठीक है। और जो समान कोशिका समान आकार के होता है, समान गुण का, वो क्या होता है कि मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ऊतक बनता है। तो आप लोग तो पहले से ही जानते हैं कि बहुत सारे कोशिका मिल कर ऊतक का निर्माण करता है, बट अब और क्लियर हो गया होगा कि सेल डिवीजन जब होता है तो जो कोशिका टूटता है तो अपने ही जैसे अलग अलग एक समान एक गुण वाले एक आकार वाले कोशिका का निर्माण करता है, ठीक है। जो कोशिका एक दूसरे से मिलता है, जो समान गुण वाला और समान आकार वाला होता है, वह मिलकर एक ऊतक बनाता है, ठीक है, समझ गए। शरीर विकास होने पर शरीर के आकार में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। अब जब शरीर का विकास होता है तो कोशिका आकार में वृद्धि तथा जो है एक निश्चित सीमा तक होता है। मतलब अब बच्चा है, धीरे धीरे बच्चा से सियान हुआ तो शरीर में हर एक अंग बढ़ेगा, तो उसी प्रकार से जो कोशिका है उसका आकार भी जो है वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होता है। और इसीलिए आदमी का जो शरीर होता है वह एक निश्चित जगह तक जाकर उसका विकास रुक जाता है, समझ गए। चलिए, पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका विभाजित होती है। अब जो भी शरीर हमारा जो है पूर्ण तरीका से जो है विकसित हो जाता है तो जाके कोशिका जो है अपना विभाजन कर लेता है, समझ गए। चलिए, कोशिका विभाजन की आवश्यकता कोशिकाओं के मृत या नष्ट होने के स्थान पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है। अब आप लोग को मन में एक ख्याल उठता होगा कि भाई ये कोशिका टूटता क्यों है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है क्या होता है, हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे हमारे शरीर में जो है क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है। तो जो कोशिका पहले है वो कोशिका कम पड़ जाता है, ठीक है, या बहुत सारे कोशिका नष्ट हो जाता है, मृत हो जाता है। तो उन कोशिकाओं के जगह पर नए कोशिका आता है और जो है उस शरीर को, उस अंग को जो है आगे की तरफ वृद्धि और विकास में सहायता करता है। इसीलिए जो है नए नए कोशिका का विभाजन होते रहता है, समझ गए, ताकि जो मृत पड़ा हुआ, नष्ट पड़ा हुआ जो कोशिका है उसके जगह पर नए कोशिका आ सके, समझ गए। नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं की स्थापना करने के लिए कोशिकाओं का विभाजित होना आवश्यक है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी नष्ट हुई या जो भी बर्बाद डिस्ट्रॉय हुई जो भी कोशिका है उसके जगह पर जो है नए कोशिका के स्थापन करने के लिए कोशिका का विभाजन होना आवश्यक है। इसीलिए कोशिका जो है विभाजित होता है और जो भी शरीर के अंग में कोशिका का आवश्यकता होता है, जहाँ पे कोशिका नष्ट हो गया है वहाँ पे कोशिका पूर्ति होता है, समझ गए। चलिए, कोशिका का विभाजन दो प्रकार से होता है। अब कोशिका विभाजन का कहानी हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्यों कोशिका विभाजन होता है। तो ये कोशिका जो विभाजन होता है दो प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है समसूत्री विभाजन, मिटोसिस होता है, और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। नाम में माइनर फर्क है, कंफ्यूजन मत होइए। एक में है मिटोसिस और एक में है मियोसिस, समझ गए। मिटोसिस होता है समसूत्री और मियोसिस होता है अर्धसूत्री, समझ गए। ये दो प्रकार से होता है। अब देख लीजिए समसूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। इस विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाली एक ही आकार की दो अनुजात कोशिकाएं डॉटर सेल उत्पन्न होती है। इस प्रकार का विभाजन कायिक सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, समझ गए। कायिक कोशिका नष्ट हुई कोशिका के स्थान पर स्थापित हो जाती है। इस विभाजन की चार अवस्था होती है, समझ गए। अब देखिए, समसूत्री का मतलब है कि समान कोशिका, समान कोशिकाओं का टूटना, समझ गए। अब देखिए, इस प्रक्रिया जो होता है जो आपका सिमोटिक है, समझ गए ना। मिटोसिस जो है, मिटोसिस वाला है जो समसूत्री वाला है। तो इस प्रकार के जो विभाजन होता है तो इस प्रक्रिया में जो भी समान गुण वाली जो भी समान आकार वाला जो भी समान गुण वाला जो कोशिका होता है उसके जो है दो अनुजात उत्पन्न होते हैं। मतलब समझिए एक कोशिका है, एक कोशिका है, समझ गए।
अब एक कोशिका क्या करता है कि ये टूटेगा, ये विभाजित होगा तो दो कोशिका का निर्माण करेगा। अब ये जो दो कोशिका जो निर्माण होगा ना यहाँ पे, तो ये दोनों कोशिका जो है इसके गुण से और इसके आकार से मैच करेगा, इसके समान होगा, इसीलिए इसे जो है डॉटर सेल कहा जाता है। समझ गए, अनुजात कोशिकाएं कहा जाता है। मतलब इस सेल से अनुजात सेल दो सेल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से जो भी सेल होगा वह अपने तरीका के अपने ही समान के कोशिका जो है उत्पन्न करेगा, अलग अलग दो उत्पन्न करेगा, और वही जो है होता है समसूत्री विभाजन। समझ गए। और इस प्रकार का जो विभाजन होता है यह सोमैटिक कोशिकाओं में होता है, मतलब कायिक कोशिका में होता है। समझ गए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए भाई मेरे कि जो समसूत्री विभाजन होता है यह किस कोशिका में होता है, तो बताइएगा कि यह सोमैटिक जो है सोमैटिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में दो अनुजात कोशिकाएं उत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे से समान में, गुण में और आकार में समान होते हैं। समझ गए। चलिए, कायिक कोशिका नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। समझ गए। और ये जो कायिक कोशिका जो उत्पन्न हुआ है विभाजन के फलस्वरूप, ये जो भी नष्ट हुई कोशिका होगा उसके जगह पर जाकर और यह कायिक कोशिका स्थापित हो जाता है। समझ गए। और ये जो विभाजन होता है समसूत्री, ये चार अवस्था में होता है। ठीक है। पहला होता है पूर्व अवस्था प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज मतलब मध्य अवस्था, तीसरा होता है पश्चावस्था और चौथा होता है अंत्यावस्था। ये चार अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है जिसमें दो अनुजात कोशिका टूटता है और कायिक कोशिका में जो है कायिक कोशिका में जो है कोशिका जो है वहाँ पे विभाजन होता है और समसूत्री का, और ये जो कायिक कोशिका है नष्ट हुई कोशिका के जगह पर जाकर स्थापित हो जाता है और यही जो है आपका समसूत्री विभाजन हो जाता है जिसमें चार अवस्था में होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। समझ गए। चलिए, लास्ट है दूसरा है आपका यहाँ पे मियोसिस डिवीजन मतलब अर्धसूत्री। समझ गए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल लिंग विकसित मैच्योर कोशिकाओं डिंब व शुक्राणु में ही होता है। ठीक समझ गए। इन कोशिकाओं को यौन कोशिकाओं या युग्मक सेक्स सेल या जीमेट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, समझ गए, देख लीजिए नाम से ही स्पष्ट है कि जो अर्धसूत्री होता है यह सो जो है सिर्फ क्या होता है, लिंग को विकसित करने में ही जो है इस कोशिका का विभाजन होता है। समझ गए। इन कोशिकाओं का यौन कोशिका या युग्मक भी कहते हैं, जीमेट्स भी कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में क्या समझे कि ये जो विभाजन होता है केवल लिंग विकसित कोशिकाओं में ही होता है, मतलब डिंब में जो कि महिलाओं में होता है, शुक्राणु पुरुष में होता है, इन्हीं को जो है विकसित करने में ये कोशिका का विभाजन होता है। समझ गए। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मक कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिए, इन कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अब पहले ही जानते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होता है 46 होता है और ये 23 जोड़े में होता है। तो ये जो है किसके फलस्वरूप बनता है, तो ये जो है आपके किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। समझ गए। चलिए, जब भी निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है तो युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण करते हैं। देखिए, जब भी निषेचन की क्रिया होता है तो क्या होता है कि युग्मनज या जो जाइगोट होता है कोशिका का निर्माण करता है, यानी विभाजन करता है, जो कि अर्धसूत्री होता है, जहाँ पे डिंब और शुक्राणु का जो है निर्माण होता है। डिंब और शुक्राणु क्या है, सब चीज़ तो कोशिका का ही बना है। शरीर में एक एक चीज़ कोशिका का ही बना है, तो चाहे वो शुक्राणु हो चाहे डिंब हो, वो भी कोशिका का ही बना है, जो कि बिल्कुल प्रोटीन होता है। अभी ऊपर देखे हैं राइबोसोम वाला। समझ गए ना। चलिए, इस युग्मनज या जाइगोट में पूरे 46 गुणसूत्र या 23 गुणसूत्र शुक्राणु और 23 गुणसूत्र डिंबाणु होते हैं। समझ गए। 46 जो गुणसूत्र होते हैं युग्मनज में, जाइगोट में 46 होते हैं, उसमें 23 गुणसूत्र शुक्राणु का होता है और 23 गुणसूत्र डिंबाणु का होता है। समझ गए। इस युग्मनज का जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्रीय विभाजन मिटोसिस के द्वारा होता है। समझ गए। ऊपर वाला जो समसूत्री था कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता था, जबकि ये जो है दैहिक सूत्रीय विभाजन मिटोसिस के द्वारा होता है। समझ गए। इस युग्मनज या जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है, जबकि समसूत्री कायिक के द्वारा होता है। समझ गए दोनों के बारे में। चलिए, तो ये इसके बारे में समझ गए। सबका पीडीएफ सबका जो है लिखा हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम लोग बहुत अच्छे से समझाए हैं।
कि अर्धसूत्री जो है लिंग निर्धारण यानी गुणसूत्रों को अंडाणु और शुक्राणु डिंब और शुक्राणु को जो है कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें जो 46 जो गुणसूत्र होता है उसमें 23 गुणसूत्र शुक्राणु का और 23 गुणसूत्र डिंबाणु का होता है, जो कि युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। निषेचन के प्रारंभ होते ही कोशिका जो है विभाजन होने लगता है अर्धसूत्री, और फिर जाके जो है इस प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है। चीज़ को समझ गए? इसको अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से आप समझ में आ जाएगा। वीडियो बड़ा हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।